एक ऐसी घटना जिसने जिस जिस इंसान ने सुना या तो उसने अनसुना कर दिया या फिर किसी चमत्कार का नाम दे दिया। दो दोस्तों में से जब एक दोस्त ने दूसरे के साथ धोखा किया तो उस धोखा खाने वाले दोस्त की कुछ समय बाद हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन वही दोस्त उसी के घर में दोबारा जन्म लेकर जब बदला लेने आ गया तो उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये किसी फिल्मी कहानी की तरह ही लग रहा था, लेकिन ये एक सच्ची घटना थी। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके विचार हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर की, जहां समर और प्रवीण दो अच्छे दोस्त थे। एक ही गांव में रहते थे, साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे वो। दोनों ने विवाह भी लगभग एक ही साथ किया था और दोनों की पत्नियां बड़ी सुशील थी। समर नौकरी करना चाहता था, किंतु प्रवीण ने उससे कहा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक व्यापार कर लेते हैं। किसी की नौकरी करने से अच्छा है हम अपना कोई कार्य करते हैं। ये बात समर को भी पसंद आ गई और दोनों ने व्यापार आरंभ कर दिया था। दोनों मेहनत से कार्य करते जा रहे थे। उनके परिश्रम का फल भी आया और उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। प्रसन्नता की बात यह रही कि दोनों ही अब तक एक एक बच्चे के बाप भी बन चुके थे। बहुत वर्षों का साथ हो चुका था, एक दूसरे पर विश्वास बहुत ही प्रगाढ़ बन चुका था। किंतु समाज में कुछ लोगों को उनकी दोस्ती रास नहीं आ रही थी। कुछ लोग उनकी दोस्ती से ईर्ष्या भी करने लगे थे, किंतु इस बात से उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किंतु कहते हैं ना कि जब बुरे दिन आते हैं तो मति भ्रष्ट हो जाती है। कुछ लोग समर की अपेक्षा प्रवीण के कार्य की अधिक प्रशंसा करने लगे थे। हालांकि समर पूरे तनमन से उस व्यापार में अपना समय और धन दोनों लगा रहा था। किंतु कुछ लोगों ने प्रवीण के मन में यह बात डाल दी कि यदि वह समर से व्यापार के लिए नहीं कहता तो यह व्यापार समर नहीं कर पाता। इसकी शुरुआत प्रवीण ने ही अच्छे से की है। इन बातों को सुनते सुनते प्रवीण के मन में अहंकार सा आ गया था और उसे लगने लगा कि उसने ही इस व्यापार को आगे बढ़ाया है। यदि वह अपनी योजना न बनाता तो शायद आज समर किसी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। समर को इन सब बातों से कुछ भी लेना देना नहीं था। वह तो अपनी दोस्ती के नाम पर सब कुछ अच्छा करने को तैयार था। एक दिन न जाने अचानक प्रवीण को क्या हुआ और प्रवीण समर से बोल गया, अब हम अपना व्यापार अलग अलग कर लेते हैं। समर को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो बोला, इतनी परिश्रम से हमने ये व्यापार खड़ा किया है, अब इसको बांटकर हमें इसकी साख कमजोर नहीं करनी चाहिए प्रवीण। किंतु प्रवीण बोला, आगे हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, वह भी इस व्यापार में हमारा सहयोग कर देंगे, इसलिए अब हमें अपना अपना व्यापार अलग अलग कर ही लेना चाहिए। समर की व्यापार को अलग करने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, किंतु जब प्रवीण नहीं माना तो समर ने भी हामी भर दी और बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो तुम मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं अपने तरीके से मेरा काम कर लूंगा। उसकी बात को सुनते ही प्रवीण एकदम से बढ़ गया और बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये व्यापार मैंने खड़ा किया है, तुमने पैसा ही कितना लगाया है? वह तो मेरी बलमनसाही मानो कि मैं तुम्हें इस व्यापार में तुम्हारा सहयोग और दोस्ती के नाते हिस्सा देता रहा। प्रवीण के ऐसे शब्द सुनकर समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, मित्र, मुझे तुमसे इस व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं तो तुम्हारे संग कौन सा गलत व्यवहार कर रहा था, जो सही है वही तो बतला रहा हूं। समर बोला, मैंने इस व्यापार को खड़ा करने में रात दिन एक किया है। मैं इस तरह इस व्यापार से अलग नहीं हो सकता। यदि अलग करना ही है तो तुम्हें मेरा हिस्सा देना ही होगा। किंतु प्रवीण पर तो जैसे पैसों का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने समर की मेहनत को नकार दिया और उसे उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि प्रवीण के मन में पहले से ही लालच आ गया था और उसने पहले ही सभी कागजों पर समर से हस्ताक्षर ले लिए थे। समर ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रवीण उसके विरुद्ध कुछ योजना बना रहा है। किंतु जब सभी कागज प्रवीण ने समर को दिखाए तो वह बुरी तरह से घबरा गया। सिर्फ इतना ही कह पाया कि मित्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
अगले ही दिन उसको अपने परम मित्र से मिले धोखे के कारण अगले ही दिन हार्ट अटैक हो गया और वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। समर के मरने के बाद प्रवीण अब स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहा था, किंतु कुछ लोगों के कहने पर उसने समर के बेटे को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। ये लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए, मित्र के न रहने पर भी उसके परिवार की किस तरह से देखभाल कर रहा हूं। समर और प्रवीण की दोस्ती अब खत्म हो चुकी थी और उधर समर के बच्चे इतने तेज भी नहीं थे कि वह अपने पिता की मौत का बदला ले सकें, और उनके पिता ने भी उन्हें ये बात बतलाई नहीं थी कि प्रवीण के मन में उनके प्रति कैसा भाव था। बच्चों को भी ये बात मालूम थी कि हमारे पिता और प्रवीण अंकल की आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। समर के परिवार पर एहसान भी हो गया और उसके लड़के को काम भी दे दिया। कुछ दिनों के पश्चात प्रवीण के लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी में प्रवीण ने बहुत अधिक खर्च किया और एक सुंदर सुशील बहू अपने बेटे के लिए लेकर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न थे। व्यापार भी दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ समर का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। समर के बेटे की भी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी भी सुंदर और सुशील होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली वो महिला थी। अपने पति के सहयोग के लिए उसकी पत्नी ने भी नौकरी करना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों के पश्चात प्रवीण के घर में एक पोते का आगमन हुआ। घर में खुशियां मनाई गई, सारे गांव को न्योता दिया गया, मिठाइयां बांटी गई और सबने बच्चों को आशीर्वाद भी दे दिया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि तभी अचानक एक दिन प्रवीण का वह 1 साल का पोता अचानक बीमार पड़ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या लगी है। अनेक चिकित्सकों को, वेदों और हकीमों को और मुल्ले और मौलियों को भी दिखाया गया। बच्चे के गले में, हाथ में अनेक ताबीज बांधे गए। जहां भी जब भी कोई बताता, बच्चे को लेकर प्रवीण और उसका परिवार वहां पहुंच जाते। किंतु कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इस बच्चे को हुआ क्या है। कोई भी दवाई उसे लग नहीं रही थी। बच्चों के इलाज में प्रवीण का बहुत अधिक पैसा भी खर्च हो चुका था। कुछ दिनों तक ठीक होता और फिर से वो बीमार पड़ जाता। उसके घर की सभी जमा पूंजी भी इस बच्चे को जिंदा रखने की आस में समाप्त होती नजर आई। ऐसा लगने लगा था कि ये बच्चा केवल जीने के लिए ही बचा हुआ है। बच्चा लगभग 12 वर्ष का हो चुका था। व्यापार भी धीरे धीरे धीमा हो चला था, क्योंकि सभी परिवार वालों का तो उस बच्चे पर ही ध्यान था। किसी का मन भी व्यापार में लग ही नहीं रहा था। एक बार तो ऐसे हालात हो गए थे कि उस कंपनी की भी नीलामी की नौबत आ गई थी। बच्चे का 13वां जन्मदिन आ चुका था, लेकिन किसी के मन में भी कोई प्रसन्नता बिल्कुल नहीं थी। घर की सारी जमा पूंजी भी समाप्त हो चुकी थी। व्यापार भी अब बंद होने की कगार पर था। प्रवीण हताश निराश अपने आलीशान कमरे में बैठा हुआ था। तभी वह बच्चा अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। प्रवीण का ध्यान उस बच्चे पर गया और वह बोला, तरुण, तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? मैंने सोचा शायद यह बच्चा बीमार रहता है और इसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं रह गई है। उस समय घर पर भी कोई नहीं था। तब उस बच्चे ने कुछ ऐसा कहा कि उसके होश उड़ गए। वह बच्चा हंसते हुए बोला, मैं तरुण नहीं हूं, मैं तेरा दोस्त समर हूं। तूने तो मुझे बुला ही दिया। मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया था। बिना पढ़े ही सब कागजों पर साइन कर दिए थे मैंने। जी जान से इस व्यापार को उठाने में मैंने दिन रात लगा दिए थे, और उसके बदले तूने मुझे धोखा दे दिया। मेरा हिस्सा भी हड़प लिया तूने, और अब मेरे परिवार को नौकरी पर रखकर तू उन पर एहसान दिखा रहा है, जो आज इस कंपनी के मालिक होते। खैर, तेरी गलती नहीं। तेरा लालच इतना बढ़ गया था। अब तेरी संपूर्ण जमा पूंजी तो समाप्त हो चुकी है, जो कि वह मेरा हिस्सा था। मैं चाहता तो तेरा यह व्यापार भी बंद करवा सकता था, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे आज इस कंपनी में कार्य करके अपना साधारण सा जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे बच्चे मेरी ही तरह है, बिल्कुल मेहनती। मुझे उन पर पूरा गर्व है। तेरे ही कारण अब मुझे अपने पोते, बेटे और बहू का चेहरा देखने को मिलेगा। क्यों आश्चर्यचकित हो प्रवीण? वह उस बच्चे की बातें विस्फारित नेत्रों से सुन रहा था।
उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कोई अपना हिस्सा लेने के लिए अगला जन्म भी ले सकता है। इन बातों को तो कई वर्ष बीत चुके थे। क्या सच में ही ये समर का पुनर्जन्म है? ये अपने पिछले जन्म की सभी बातें कैसे जानता है? क्या सच में यही समर है? वो आश्चर्य से उसे देख रहा था। तभी तरुण बना समर बोला, तू क्या समझता है मैं बीमार हूं? अब तक तो मैंने अपना हिस्सा ले लिया, या मेरी बीमारी में तूने बहा दिया। अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कम से कम तू इतना संतोष तो करता, क्योंकि मेरे पास तो कुछ वर्ष ही बचे थे। तुझमें इतना भी धैर्य नहीं रहा। आज मेरे वो तेरे वर्ष पूरे हो चुके हैं जो तूने समय से पहले ही मुझसे छीन लिए थे। तुझे मेरे मरने पर दुख नहीं हुआ था, किंतु आज तुझे दुख भी होगा जब तेरा पोता जाएगा और तेरी संपत्ति भी समाप्त हो जाएगी। जब मैं मरा था तो मेरे मन में तेरे प्रति घृणा थी, बदले की भावना थी। अब मैंने अपना बदला ले लिया है। अब तू भी मेरे परिवार जैसा ही हो गया। मेरा हिस्सा मैंने तुझसे ले लिया, ये कहकर उस बच्चे ने एक छोटी सी हिचकी ली और उसकी गर्दन पीछे को लुढ़क गई। प्रवीण अचानक से चीखा, समर, मुझे माफ कर दे यार। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था, किंतु उस समय उसकी कोई सुनने वाला वहां नहीं था। जब घर वाले बाहर से घर में आए तो देखा कि उस घर का चिराग अब बुझ चुका था, जिसे प्रवीण बार बार समर कहकर क्षमा याचना कर रहा था। पोते के अंतिम संस्कार के बाद प्रवीण को जैसे बुद्धि आ गई थी और उसने उस व्यापार जो घाटे में चल रहा था, समर के बेटे को भी उसमें सहभागी बना दिया। अपने व्यापार में समर के बेटे को भी सहभागी बना दिया। उनसे कहा कि कभी भी लालच में मत आना। जिसका जो हिस्सा होता है वह चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में आकर ले ही जाता है। इसलिए ईमानदारी से कार्य करना। यह कहकर वह ज्ञान की तलाश में वहां से बाहर चला गया और लोग यही समझते रहे कि पोते के गम में बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। प्यारे साथियों, कैसी लगी ये सच्ची कहानी? और ऐसा अगर सच में नहीं भी होता तो भी किसी न किसी कारण से गलत का अंजाम तो गलत ही होता है, ये पक्का है। इसलिए गलत तो करना ही नहीं है, ये मानकर ही कोई भी काम कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।